Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन उपस्थित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एस.सी. शर्मा। डॉक्टर शर्मा नमस्कार, मार्केट मंत्र। जी नमस्कार, शुक्रिया। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi says reforms in the country have ensured competitiveness, transparency and policy stability. Says there is global optimism towards India. Equity benchmarks climbed more than 0.7%. Sensex reclaimed 38,000 mark. Nifty regained 11,200 level. And gold settles above 51,000 rupees per 10 grams in the national capital on strong international prices. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सुधारों से स्पर्धात्मकता, पारदर्शिता और नीति में स्थिरता सुनिश्चित हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति वैश्विक स्तर पर आशावाद है। प्रमुख घरेलू सूचकांक 0.7% से अधिक बढ़े। सेंसेक्स फिर 38,000 के ऊपर और निफ्टी 11,200 के ऊपर पहुंचे। के बल पर दिल्ली में सोना 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर हुआ बंद। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में खुलापन, अवसर और विकल्प तीनों का बेहतरीन समन्वय होने के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। कल अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडिया सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला तथा सुधारोन्मुखी बनाने के प्रयास हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सुधारों के कारण प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, डिजिटीकरण, नवाचार और नीतिगत स्थिरता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ के आसपास इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और अन्य 50 करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि 5G, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के लिए भरपूर अवसर मौजूद हैं। कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि इनपुट और मशीनरी, आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, मछली उद्योग और जैविक उत्पाद के क्षेत्रों में निवेश के काफी अवसर हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का प्रतिवर्ष 22% से भी अधिक की दर से विकास हो रहा है और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स के निर्माण में भारतीय कंपनियों की प्रगति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के सर्वोत्तम अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सड़क, राजमार्ग, बंदरगाह और नागर विमानन के क्षेत्रों में भी भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% तक किया जा रहा है और प्रतिरक्षा उपकरण तथा प्लेटफॉर्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 2 रक्षा गलियारे बनाए गए हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि निजी और विदेशी निवेशकों को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वित्त और बीमा क्षेत्र में निवेश को आमंत्रित करते हुए कहा कि देश में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई है और बीमा मध्यस्थ कंपनियों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और जीवन बीमा में बीमा का दायरा बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कारोबारी सुगमता की दृष्टि से विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि निवेश आत्मविश्वास का परिचायक होता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है।
वर्ष 2019-20 में देश में ये निवेश $74 अरब रहा, जो 2018-19 की तुलना में 20% अधिक है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के दौरान कोरोना महामारी के दौर में भी भारत में $20 अरब से अधिक का विदेशी निवेश हुआ है। डॉक्टर शर्मा, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और उन्होंने इंगित किया है कि जो देश में हमारे सुधार हैं उनसे हमारी जो प्रतिस्पर्धात्मकता है वो बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, पॉलिसी स्टेबिलिटी है। इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के जहां सबसे ज्यादा आपको अवसर दिखाई दे रहे हैं कि एफडीआई में और भी बढ़ोतरी होगी? देखिए सोनू जी, जो भारत है वो अवसरों का देश है और प्रधानमंत्री जी ने सही बताया है कि जो चौतरफा जो हमने रिफॉर्म्स की हैं, चाहे वो ग्लोबलाइज्ड के क्षेत्र में हो, लिबरलाइजेशन हो, या फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, या फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, तो चारों तरफ हमने किसी भी दिशा में ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां पे हमने रिफॉर्म्स नहीं की हैं। और खास करके जो भारत की जो बुनियाद है, जो भारत का जो ग्लोबल चार्ट में जो पैमाना बढ़ा है, जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने रिफॉर्म्स की, हम 144 पे होते थे 5-6 साल पहले और अभी हम 63 पे आ गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर देखा जाए तो भारत इस समय पे एक बहुत ही मैं तो ये कहूंगा कि एक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लिबरलाइज्ड इकोनॉमीज। भारत सबको न्योता देता है। भारत ने कभी भी अपने ऐसे बैरियर्स क्रिएट नहीं किए हैं कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ पाए, बल्कि हम तो इंपोर्ट्स के लिए भी कितने ओपन अप हैं, जबकि दूसरी इकोनॉमीज हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए कितने नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएट करती हैं, लेकिन हम उसमें बहुत ज्यादा लिबरलाइज हैं। और ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में जो पिछले हमने 30 सालों में जितनी उपलब्धि की है, जो हमारा जो ग्लोबल इंटीग्रेटेडनेस है, जो पहले लगभग कोई जीडीपी का 30-40% होता था, अगर हम टोटल कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स को देखें, या फिर करंट अकाउंट रिसीट्स एंड करंट अकाउंट पेमेंट्स को देखें, तो लगभग कोई 40% के आसपास था ये आज से 20 साल पहले। तो अभी ये बढ़ के 100 से भी ज्यादा है। तो ये बताता है, स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है कि हम बहुत ही लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है और ग्लोबली कनेक्टेड है। और जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने बहुत रिफॉर्म्स की हैं, खास करके जो अभी पिछले 3 महीनों में जो रिफॉर्म्स हुई हैं, जो कि एक एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि किसानों की खुशहाली के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं कि किस तरीके से हम रूरल डेवलपमेंट करके जो है जीडीपी को बूस्ट कर सकते हैं, डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो एक बहुत ही सराहनीय है। और दूसरा, जो एफडीआई में अभी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें एफडीआई कुछ वनरेबल चीजों को छोड़ के किसी में एफडीआई के ऊपर कोई प्रतिबंध है। तो एफडीआई का जैसे $74 बिलियन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम इतना निवेश जो है अट्रैक्ट कर चुके हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि पहले कुछ ही वर्ष पहले ये $35-36 बिलियन के आसपास था। मतलब अगर हम 5-6 साल पहले की तुलना करें, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, मेक इन इंडिया का, ये सभी चीजों का नतीजा है कि किस तरीके से हमने अपनी जो एफडीआई की ट्रैजेक्टरी है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। और आने वाले वर्षों में हमारा ये अनुमान है कि हम $100 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेंगे। 2022 तक हमारी एक ये टारगेट है। हम अपने संस्था के आधार पे पीएचडी चैम्बर का ये व्यू पॉइंट है कि हम $100 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा रिफॉर्म्स की हैं और जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो भारत की तरफ देख रहा है। और अगर हम फिर ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही इंटैक्ट है। ये कोरोना वायरस की वजह से ग्रोथ जरूर इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन हम ये सबको मालूम है, आईएमएफ ने कई बार प्रोजेक्शंस दे दी हैं कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोसिस्टम एंड वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी। स्टिल ड्यूरिंग द कोविड टाइम ऑल्सो हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो आईएमएफ के अभी जो रिसेंट आंकड़े आए हैं, उसमें हमारा ग्रोथ रेट काफी अच्छा बताया गया है। और अगले साल हमारी एक वी शेप रिकवरी बताई गई है कि हम 7% से भी ज्यादा ग्रो करेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जिसके पास इतनी उपलब्धियां हों, इतनी ज्यादा जो प्रेरणाएं हों और इतनी ज्यादा अट्रैक्शंस हो। तो भारत उनमें से सबसे आगे बढ़ के है, ग्लोबल चार्ट्स में इतना इम्प्रूव किया है। तो आने वाले टाइम में
बहुत उम्मीद है कि जो निवेश है बहुत ज्यादा बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगी। जैसे आपने सेक्टर्स के बारे में पूछा, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो मोस्ट लुक्रेटिव, वैसे तो ये अपॉर्चुनिटीज का देश है, लेकिन जो मोस्ट लुक्रेटिव सेक्टर इस टाइम पे है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जिसमें सरकार ने 103 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन घोषित किया हुआ है, जिसकी एलोकेशन भी हो चुकी है, जिसके ऊपर सेक्टर वाइज एलोकेशन हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसमें और ज्यादा ये निवेश जो है अट्रैक्ट करेगा, जो बाहर की कंपनीज हैं और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी। और दूसरा आईटी सेक्टर के लिए हमारे पास बहुत बड़ी उपलब्धि है। आईटी में हमारे अभी तक हमने खास करके जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उन्हीं को अभी एक्सप्लोर किया है। हमारे पास बहुत सारी इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जहां पे हम अपनी आईटी सर्विसेज को एनहेंस कर सकते हैं। और तीसरा, जैसे मैं हर एक बार बोलता हूं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे लिए, मैं ये कहूंगा, एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम एक्सप्लोर करके जो रूरल यूथ है उसके लिए बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर है जो इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं लो हैंगिंग फ्रूट कहूंगा, क्योंकि इसके लिए ना ही तो हमें बाहर से कोई इनपुट लेने की जरूरत है, हमारे पास अपने इनपुट्स हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम 1-2 साल के बाद ऑल टाइम हाई पे चले जाते हैं। फिर हम लास्ट ईयर भी हमने फूड प्रोडक्शन में बहुत बड़ी उपलब्धि की है। तो क्यों ना हम इस सेक्टर को और ज्यादा प्रोत्साहित करें और ज्यादा लुक्रेटिव बनाएं। इसमें जो फूड प्रोसेसिंग का एक कंटेंट है उसको और ज्यादा डीपन करें, और जो हमारा यूथ है, जो रूरल वर्कफोर्स है, जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉय करके हम इस सेक्टर में जितनी भी संभावनाएं हैं उसको एक्सप्लोर करें और अपना एक्सपोर्ट जो है ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज करें, जो कि अभी $30-35 बिलियन के आसपास है, जिसका पोटेंशियल मैं समझता हूं कि $200-250 बिलियन है, अगर हम इस सेक्टर को अच्छे से तवज्जो दें। डॉक्टर शर्मा, कैरी ऑन। और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एमएसएमई में जो हमारे पास उपलब्धि है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऊपर सरकार ने बहुत तवज्जो दी है और सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। एमएसएमई सेक्टर को अभी अच्छे से, जैसे कोविड के टाइम पे ये सेक्टर काफी चैलेंज रहा है क्योंकि वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा इश्यूज थे, तो सरकार ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्पेशल, जो 3 लाख करोड़ का स्पेशल क्रेडिट लाइन घोषित किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा सेक्टर है जहां पे सरकार ने कुछ कमी छोड़ी है। बस ये है कि आने वाले टाइम में जो इनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं और स्टेट्स कैसे आगे आती हैं, अब सबसे ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होती हैं ग्राउंड लेवल पे, और वो ग्राउंड लेवल कहाँ पे है, स्टेट्स में जाके उनका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा रहता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेट के एम्बिट में होती हैं। तो यहाँ पे रोल ऑफ स्टेट्स बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ ऑल दीज रिफॉर्म्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स. Okay, you mentioned about the potential sectors of infrastructure, IT, and particularly agriculture, and to take the economy in 2022 to $100 billion destination. And Mr. Modi has also pointed out that in the last 6 years, efforts have been undertaken to make the Indian economy more open and reform-oriented, and the reforms have ensured competitiveness, enhanced transparency, expanded digitization, greater innovation, and more policy stability to achieve this $100 billion that you are also rooting for. What else can the government do to make sure that the potential areas that you have mentioned come across and people across the world come to India and they start making in India? Yes, very good question, because we have focused a lot on the supply side reforms, and during the last 5-6 years, I believe the reforms were majorly concentrated on the supply side issues, and now we are very, very efficient, and efficacy is there in the supply side, and we are able to produce most of the goods at a reduced cost. But going forward, I suggest that there must be more and more focus on the cost component, because ease of doing business, the reforms in the ease of doing business and the parameters that we have achieved during the last 4-5 years, improvement in the cross-border investments, improvement in the trade, improvement in investments. So all these reforms must be supported by the reduced costs. There are a few costs which are cost of power, cost of land, cost of labor, and cost of compliances. All these costs needs to be focused more, and the impact, final impact needs to be reduced.
so that our enterprises are becoming more and more competitive in the international market, not only in the international market but also in the domestic market. That will create a level playing field for the manufacturers, for the traders. Because why we import more? Because of the uncompetitiveness at the ground level, uncompetitiveness at the cities or at the. तो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट एंड क्वालिटी दोनों पे ध्यान देना चाहिए, कॉस्ट एंड क्वालिटी दोनों पे ध्यान देना चाहिए कॉम्पिटिटिवनेस के लिए? जी सोनू जी, बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि अगर कॉस्ट को हम फोकस करेंगे, कॉस्ट को ध्यान देंगे तो क्वालिटी अपने आप ही इंक्रीज होगी. वाई वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मच क्वालिटी एंड improve the quality? Because the costs are very, very high. If the costs are reduced, then we will become competitive and will also focus more and more on quality. Our products will become more and more competitive in the international market, and at the domestic level also we will be able to compete with the imports, particularly imports from China. Why China is exporting so much to India? Because they are producing at a very low cost and they are dumping the goods in India, and because Indians find goods at cheap levels, then they import more. So despite the anti-dumping duties, if we impose anti-dumping duties 100% or 200%, in that case also we are not able to compete with the Chinese products. So at this juncture, I believe firstly we have to focus on our domestic reforms, our domestic cost competitiveness, which is the major component for the competitiveness of the enterprises, particularly for the MSME sector. Because now MSME sector is a major growth driver. MSME sector will lead the growth story. As in the workforce, the rural and the young workforce will be the major driver for the next growth story. In the same sense, the MSMEs are the major growth drivers from the business segment. They will provide the growth trajectory. They will enhance the growth trajectory. They will participate more and enhance the level of size of GDP to the $5 trillion by 4 or 5 years, by 2024-25. So reforms are immense and reforms are very, very lucrative, but reforms needs to be supported by the practical aspects, particularly the cost, which is a major component for the businesses, because businesses always focus on the price cost margins. Profitability is a major component for them. So if the cost is high, they are not able to get the price cost margin at a lucrative level, then they are not able to produce more. They are not able to enhance their production possibility frontiers. They are not able to increase the employment scenario. So we do get your point that it is extremely important to have the cost and... needs to be focused going forward. जी डॉक्टर शर्मा, एक रिलेटेड स्टोरी है, वो पढ़ के आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे. Moving on, the Finance Minister Nirmala Sitharaman today said the better performance of central public sector enterprises can help the economy in a big way to recover from the impact of COVID-19. The Finance Minister today held a meeting with the officials of the ministries and central public sector enterprises, CPSEs, to review the capital expenditure situation in the current financial year. During the meeting, CPSEs discussed the constraints being faced by them due to COVID-19 pandemic. Mrs. Sitharaman said, extraordinary situation requires extraordinary efforts, and collective efforts will ensure better performance to achieve better results. While highlighting the significant role of these enterprises, she encouraged the enterprises to perform better to achieve their targets. She asked officials to monitor the performance of CPSEs in order to ensure capital expenditure of 50% of capital outlay by the end of second quarter of this financial year. The combined capital expenditure target for 7 central public sector enterprises is 24,663 crore rupees. Dr. Sharma, how important is the role, keeping in mind what the Finance Minister said, the role of the public sector enterprises in the current scenario that we discussed along with the Prime Minister's speech that he gave? Yes, that is very important. Honorable Finance Minister is always very, very practical in shaping the growth trajectory of the country. Because public sector, they are the role models for the business enterprises. If they are making more and more efficiency and that they are able to produce products at a more efficient manner, then the private sector enterprises will also follow. But unfortunately, during the last many years, I believe the performance of public sector enterprises has been impacted by so many factors. They are not able to explore their possibilities.
So I believe the capital expenditure, which is a need of the hour, that has to be focused to enhance the technology. Because now we should not import the products. We should import technology also to make them more and more techno savvy. So enterprises need more innovations, more technology, and more skilled manpower. डॉक्टर शर्मा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समय कम है तो जरा सेंसेक्स पर एक नजर डालते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। आर्थिक समर्थन के लिए सरकार द्वारा ताजा वित्तीय पैकेज दिए जाने की उम्मीदों के बीच बाजार में विशाल योगदान वाली कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक में वृद्धि की अगुवाई में प्रमुख बाजार सूचकांक आज 0.7% से अधिक के उछाल पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स फिर 38,000 के स्तर को पार कर गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11,200 के स्तर से ऊपर जा पहुंचा। सेंसेक्स 0.71% की तेजी से 269 अंक बढ़कर 38,140 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.74% की वृद्धि से 83 अंक बढ़कर 11,215 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.98% की तेजी में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.61% की वृद्धि दर्ज हुई। Equity benchmarks today jumped more than 0.7%, led by gains in index heavyweight Reliance Industries, ICICI Bank and Kotak Bank, amid hopes of fresh government stimulus to support the economy. The BSE Sensex reclaimed 38,000 mark and the NSE Nifty regained 11,200 level. The 30-share index Sensex ended 269 points or 0.71% higher at 38,140. Similarly, the NSE Nifty advanced 83 points or 0.74% to close at 11,215. In the broader market at BSE, the mid-cap climbed 0.98% and the small cap added 0.61%. Shares of Reliance Industries climbed around 3% to hit a record closing high. SBI, ICICI Bank, Tech Mahindra, ITC and Kotak Bank were among the other winners. On the other hand, Axis Bank, HUL, Infosys, TCS and L&T finished in the red. Experts said Indian markets started off on a positive note, but the underlying caution as its Asian peers traded mixed as investors remained concerned over US-China tensions. However, European markets were in the green. They added that markets strengthened as domestic sentiments were boosted after news of India working on offering production-linked incentives for up to 5 sectors to boost domestic manufacturers. Some support also came from the Chief Economic Advisor's statement that the government may announce more fiscal measures to boost demand. Now, Dr. Sharma, global markets set aside the rising US-China tensions and focused on potential vaccine developments and better than expected earning numbers. Domestically, except for IT, most major indices logged gains. So do you think liquidity seems to be driving the markets now? Yes, liquidity always drives the market, and major developments are happening at the global level, like some tension between US and China, some fresh tension between US and China because of some information leakage, or they have ordered close down of the consulate in Houston. And there are positive developments also, like many developments on the side of vaccination, that vaccination is going to come, and particularly the recovery rate in the coronavirus cases. And in India, the recovery is now very, very high. Our recovery rate is 63%. डॉक्टर शर्मा, जो फिस्कल स्टिमुलस आगे लाने की बात हो रही है, ब्रीफली बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है वो कब आएगा और उसका प्रमुख केंद्र बिंदु क्या होगा? बहुत कम समय है, सो ब्रीफली बताएं सर। हाँ, बिल्कुल। तो फिस्कल स्टिमुलस कब आएगा, देखो, इसको एंटिसिपेट करना तो मुश्किल है, क्योंकि सरकार उसके ऊपर पूरा अपना एक पॉलिसी बना के अनाउंस करेगी। लेकिन इसका जो बिंदु रहेगा, जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा, दैट विल बी टू बूस्ट द डिमांड को ही बूस्ट करने के लिए, क्योंकि सरकार ने अभी तक जितनी भी रिफॉर्म्स की हैं वो ज्यादातर सप्लाई कंसंट्रेटेड है। और अभी जो डिमांड को बूस्ट करने के लिए जो फिस्कल मेजर्स की जरूरत पड़ रही है, जो कि सरकार को अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा,
और जिसके लिए जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है, जो लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, उसको इंक्रीज करने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी। और डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए। अब आपसे अनुरोध है हमारे साथ बने रहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डालते हैं। एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% के नुकसान में रहा। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी दोनों 0.6% की गिरावट में रहे। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.7% की बढ़त में रहा और हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% की वृद्धि पर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में ताजा समाचार मिलने तक तेजी का रुख था। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और अमेरिका और चीन के बीच तनाव में तीव्र वृद्धि से जुड़ी चिंताओं के बावजूद आशा से बेहतर कंपनी परिणामों का असर बाजार पर दिखाई दिया। लंदन का फुटसी 0.6% की वृद्धि पर था। फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स दोनों में 0.5% की तेजी थी। In the US, stocks indices closed with gains but traded in a narrow range yesterday as investors digested mixed quarterly results, stimulus negotiations in Washington, and simmering US-China tensions. The blue-chip Dow Jones and the S&P 500 climbed 0.6%, while the Nasdaq Composite Index added marginally by 0.2%. उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में आई शुरुआती तेजी जाती रही और बिना किसी खास बदलाव के रुपया 74.75 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि रुपए में मजबूती को डॉलर में गिरावट, विदेशी फंडों का प्रवाह आने और शेयर बाजार में तेजी से समर्थन मिला, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनावों का दबाव निवेशकों की धारणा पर पड़ा और ये तेजी नियंत्रित हो गई। आपको क्या लगता है अभी तक ये जो रैली है जिसको लिक्विडिटी जो है ग्लोबल लिक्विडिटी उसको एक मेन रीजन बताया जाता है, आपको लगता है आगे भी ये रीजन बाजारों को समर्थन देता रहेगा क्योंकि कल ही यूरोपीय यूनियन ने और स्टिमुलस लाने की बात कही है? जी बिल्कुल सोनू जी, ये जो रिफॉर्म्स है वो तो बहुत ही फेवरेबल है मार्केट के लिए, लेकिन जो यूएस और चाइना का जो टेंशन क्रिएट हो गई है वो मार्केट्स को कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट कर रही है। जो ये करेंसी मूवमेंट है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यूएस चाइना टेंशन। तो जिस वजह से जो डॉलर है वो वापस स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया है क्योंकि बहुत सारे जो रिस्क टेकिंग उसमें आ गया है जोन में। तो पता नहीं है कब मार्केट्स में कोई कुछ उथल पुथल हो जाए अगर यूएस चाइना में ज्यादा जो टेंशन है इंक्रीज होती है। तो इस जंक्चर पे लोग काफी कॉशियस हो गए हैं जिस वजह से करेंसी मार्केट्स के ऊपर मेजर इम्पैक्ट आया है। लेकिन आने वाले टाइम में जहां तक मेरा विचार है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो ऑलवेज सपोर्ट करेंगी, ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी और मार्केट्स को सपोर्ट करेंगी, लेकिन ये जो यूएस चाइना का जो टेंशन है वो जल्द सेटल हो जाए तो मार्केट्स के लिए बाकी सब कुछ ठीक है। Moving on, the oil prices today fell marginally as a weaker dollar, which usually boosts oil prices, was outweighed by concerns about rising US oil inventories and surging coronavirus cases. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $44.20 per barrel, while WTI crude prices were around $41.80 per barrel. उधर सोने के वैश्विक मूल्यों में मजबूती के चलते दिल्ली सराफा बाजार में सोना 502 रुपए महंगा होकर 51,000 के स्तर को पार करता हुआ 51,443 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। हालांकि चांदी 69 रुपए सस्ती होकर 62,760 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,875 प्रति आउंस पर था। हालांकि चांदी बिना किसी खास बदलाव के $22.76 प्रति आउंस पर थी। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच तनावों के चलते सोने के मूल्य में मजबूती दर्ज हुई। अमेरिका में वायरस के मामलों में उछाल से कीमती धातुओं की मांग सुरक्षित निवेश के रूप में बढ़ गई है। हमारा जो घरेलू रेट है वो 51,000 को क्रॉस कर गया है सोने का। क्या लगता है आपको ये तेजी अब कितनी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो तब वैसे भी मांग बढ़ जाती है। And you have always said that gold is going to go high. Right. I am always bullish on gold. Right. मैं तो काफी महीनों से जब ये 34-35 हजार पे था तो हम ऑल इंडिया रेडियो पे काफी चर्चा करते रहे हैं इसके ऊपर। तो आने वाले टाइम में भी जो ग्लोबल मार्केट कंडीशंस हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड की फेवर में है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टिमुलस आया है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और उस तरीके से जो गोल्ड का माइनिंग है, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, तो उस वजह से जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं। तो आने वाले टाइम में प्राइसेस इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि गोल्ड में करेक्शंस भी आती हैं, कई बार शार्प करेक्शन आ सकती है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। जी। लेकिन प्राइसेस इंटैक्ट रहेंगे आने वाले। समय समाप्त हो रहा है डॉक्टर शर्मा, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। Before we close the headlines once again, Prime Minister Narendra Modi says reforms in the country have ensured competitiveness, transparency and policy stability. Says there is global optimism towards India.
Equity benchmarks climbed more than 0.7%. Sensex reclaimed 38,000 mark. Nifty regained 11,200 levels. And gold settles above 51,000 rupees per 10 grams in the national capital on strong international prices. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.